गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दूसरा लेसन शुरू कर रहे हैं हम। व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। अर्थात जो हमारे यहाँ भारत में जो अंग्रेज आए थे उन्होंने एक कंपनी बनाई थी व्यापार करने के लिए, जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार शुरू किया। धीरे 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 उसने क्या किया कि जो हमारा भारत है उस पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। अब जो कंपनी का ये जो सफ़र है वो किस तरीके का रहा है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। मुग़ल बादशाहों में औरंगज़ेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। औरंगज़ेब एक बहुत ही शक्तिशाली शासक था, लेकिन इनकी मृत्यु हो गई थी 1707 में। उन्होंने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुग़ल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे। जैसे ही औरंगज़ेब की मृत्यु हुई तो धीरे धीरे स्थानीय स्तर पर अलग अलग जो राजा थे, अलग अलग जो शासक थे, अलग अलग जो सामंत थे, उन्होंने अपना शासन स्थापित कर लिया। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थी। जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी। अर्थात जो मुग़ल सत्ता है अब उसका क्या हो गया, पतन हो गया। औरंगज़ेब शक्तिशाली था, लेकिन बाद के जो उसके जो एक तरीके से उत्तराधिकारी थे वो इतने शक्तिशाली या इतने योग्य नहीं थे कि वो शासन को संभाल सके, इसलिए मुग़ल साम्राज्य का पतन हो गया। 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक स्थिति पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी। अब 18वीं सदी में एक नई ताकत सामने आने लगी जो अंग्रेज कहलाए या अंग्रेज थे। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज पहले एक छोटी सी व्यापारी कंपनी के रूप में भारत आए और यहाँ के इलाकों पर कब्जे में उनकी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। अर्थात वो आए तो व्यापार करने के लिए थे। शुरू शुरू में उनकी दिलचस्पी इतनी नहीं थी कि वो क्या हमारे भारत पर अधिकार करें, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही उन्होंने यहाँ पर अपना व्यापार शुरू किया तो उनको ऐसा लगा कि हम भारत को अपने अधिकार में ले सकते हैं। तो फिर ऐसा कैसे हुआ, एक ही दिन में वे इस विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे। इस अध्याय में आप देखेंगे कि ये कैसे हुआ। ये देखिए, ये कैप्टन हडसन द्वारा बहादुर शाह जफर और उनके बेटों की गिरफ्तारी। अंग्रेज़ों ने जब 1857 की क्रांति में के बाद में जो इनको गिरफ्तार कर लिया था और फिर म्यांमार की जेल में भेज दिया था, रंगून। ठीक है। पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाज़तनामा हासिल कर लिया, जिससे कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। महारानी एलिजाबेथ से इन्होंने क्या किया कि एक तरीके से इजाज़त पत्र ले लिया कि किस तरीके से वो शासन करेंगे पूरब के साथ में, तो उनको ये अधिकार मिल गया। इस इजाज़तनामे का मतलब ये था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारी कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती। अर्थात उन्होंने भारत में एक कंपनी स्थापित की जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, और जो उनके पास में इजाज़त पत्र था उसका मतलब ये था कि और कोई दूसरी कंपनी, ब्रिटिश कंपनी यहाँ पर शासक वो एक तरीके से व्यापार नहीं कर सकती इनकी इजाज़त के बिना। इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पर जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी। वहाँ से सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीद कर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। कंपनी को दूसरी अंग्रेज व्यापारी कंपनियां मोटे तौर पर कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था। उस जमाने में वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। अगर कोई प्रतिस्पर्धी न हो तभी वे सस्ती चीज़ें खरीद कर उन्हें ज़्यादा कीमत पर बेच सकती है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो उसके साथ में जो और कंपनियां थी उनको रखना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि जब कंपनियां होंगी तो क्या होगा, प्रतिस्पर्धा होगी, और प्रतिस्पर्धा में क्या होता है कि लाभ कम प्राप्त होता है। तो वो क्या है, लाभ ज़्यादा प्राप्त करने के लिए जब एक ही कंपनी रहेगी तो वो सस्ते कीमत पर तो जो कच्चा माल होता है उसको खरीद सकती है और फिर उसको तैयार करके अधिक दाम पर बेच सकती है। तो इस तरीके से उन्होंने वो इजाज़तनामा लिया था।
लेकिन यह शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूर्व के बाजारों में आने से नहीं रोक सकता था। जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिम तट को छूते हुए केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते, तब पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। अर्थात एक दूसरी कंपनियां और है, तो वो जैसे पुर्तगाली भी आए थे हमारे यहाँ पर, वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को डी गामा ने 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के लिए इस समुद्री मार्ग का पता लगाया था। भारत की खोज की थी एक पुर्तगाली नाविक था जिसका नाम था वास्को डी गामा। वो 1498 में भारत में केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। उसने भारत का भ्रमण किया था और भारत का पता लगाया था, और फिर वो वापस गया था यूरोप, और वहाँ पर जाकर उसने बताया कि भारत एक संपन्न देश है, वहाँ पर हम व्यापार कर सकते हैं। 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे थे। कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आ गए। अर्थात हमारे यहाँ पर अंग्रेज भी आ गए, पुर्तगाली भी आ गए, डच भी आ गए और फ्रांसीसी भी यहाँ पर आ गए व्यापार करने के लिए। समस्या ये थी कि सारी कंपनियां एक जैसी चीज़ें खरीदना चाहती थी। यूरोप के बाज़ारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की ज़बरदस्त मांग थी। अर्थात भारत में क्या था कि गुणवत्तापूर्ण रेशम का उत्पादन होता था, सूती कपड़े का उत्पादन होता था, और जब वो भारत से बाहर जाता था तो यूरोप के बाज़ारों में उसकी ज़बरदस्त मांग थी। इनके अलावा और भी दूसरे पदार्थ जैसे काली मिर्च है, लौंग है, इलायची है, दालचीनी है, इनकी भी ज़बरदस्त मांग रहती थी। यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाज़ारों में इन चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगी और उनसे मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा। अब इन व्यापारी कंपनियों के फलने फूलने का यही रास्ता था कि वे अपनी प्रतिस्पर्धी कंपनियों को ख़त्म कर दे। लिहाजा बाज़ारों पर कब्जे की इस होड़ ने व्यापारिक कंपनियों के बीच लड़ाइयों की शुरुआत कर दी। 17वीं और 18वीं सदी में जब भी मौका मिलता, कोई सी एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के जहाज़ को डुबो देती। देखिए, जो व्यापार होता था वो समुद्री मार्ग के माध्यम से होता था, तो जो कंपनियां थी वो कंपनियां इसी फिराक में रहती थी कि वो दूसरी कंपनी को किस तरीके से नुकसान पहुंचाए। तो क्या होता था कि जो जैसे कोई सामान लेकर कोई जहाज़ जा रहा है, तो उस पूरे जहाज़ को ख़त्म कर दिया जाता, उसे डुबो दिया जाता और दूसरी कंपनी का नुकसान कर दिया जाता। रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देती और माल से लदे जहाज़ों को आगे बढ़ने से रोक देती थी। ये व्यापार हथियार की मदद से चल रहा था, अर्थात जिसकी ताकत ज़्यादा है वो व्यापार कर रहा था, और व्यापारिक चौकियों को किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जाता था। अपनी बस्तियों को किलेबंद करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों से भी टकराव होने लगे। अर्थात यहाँ के जो स्थानीय शासक थे उनसे भी उनकी लड़ाई होने लगी। इस प्रकार व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। अब देखिए आगे किस तरीके से उन्होंने शुरुआत की है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में व्यापार शुरू करती है। पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। हुगली नदी है ये कलकत्ता के आसपास में, तो वहाँ पर उन्होंने 1651 में शुरुआत करी। कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस ज़माने में फैक्टर कहा जाता था। इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था जहाँ निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था। मतलब क्या है कि यहाँ से कोई वस्तु है, उस वस्तु को निर्यात करना है तो वहाँ पर पहले वेयर हाउस में जमा कराना पड़ता था। यहीं पर उसके दफ्तर थे जिनसे कंपनी के अफसर बैठते थे। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया। 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया था। 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की जमींदारी भी खरीद ली। इनमें से एक गांव कालिकता था जो बाद में कलकत्ता बना। अब इसे कोलकाता कहा जाता है। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी करे।
कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रियासतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने में लगी हुई थी। उदाहरण के लिए औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। कंपनी के जो अफसर निजी और तौर पर व्यापार चलाते थे उन्हें ये छूट नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। अर्थात क्या हुआ, उन्होंने दोहरा लाभ लिया। कंपनी को ये अधिकार मिला था कि वो क्या करे, मुक्त व्यापार करे, लेकिन क्या हुआ कि और जो निजी तौर पर जो व्यापार करते थे उन लोगों ने भी शुल्क जमा कराने से मना कर दिया। इसे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई। ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्शीद कुली खां का विरोध क्यों न करते। अर्थात बंगाल में उन्होंने विरोध भी किया अंग्रेज़ों का, लेकिन धीरे धीरे देखिए अंग्रेज़ों ने किस तरीके से हमारे भारत को अधिकार में ले लिया। व्यापार से हितों तक। अब हम ये जो चैप्टर है ये कल पढ़ेंगे, ठीक है।